इस वीडियो में आपको क्लास 9 सोशल साइंस सब्जेक्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। यदि आपको और भी सब्जेक्ट की वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इस कोने में वेबसाइट दी हुई है, इस वेबसाइट से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए इंस्ट्रक्शंस। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। क्वेश्चंस 1 to 10 कैरी 1 मार्क ईच। क्वेश्चंस 11 to 14 कैरी 2 मार्क्स ईच। क्वेश्चन 15 16 कैरी 3 मार्क्स ईच। क्वेश्चन 17 18 ये आपके केस स्टडी क्वेश्चन है, कैरी 3 मार्क्स ईच। क्वेश्चन 19 कैरी 5 मार्क्स। क्वेश्चन 20 ये आपका मैप आधारित प्रश्न है, कैरी 5 मार्क्स। फर्स्ट क्वेश्चन, 1897 में भयानक प्लेग कहाँ फैला था? मुंबई में। क्वेश्चन 2, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? 1929 में। ऑप्शन ए राइट। क्वेश्चन 3, कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो राजस्थान, छत्तीसगढ़ और त्रिपुरा से गुजरती है, ओडिशा से नहीं गुजरती। ऑप्शन बी राइट। क्वेश्चन 4, निम्नलिखित में से कौन भारत में अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है? राज्यसभा के सदस्य। क्वेश्चन 5, निम्नलिखित में से कौन सी एक आर्थिक गतिविधि है? एक शिक्षक एक स्कूल में पढ़ा रहा है, ये एक आर्थिक गतिविधि है। क्वेश्चन 6, भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिण बिंदु डैश था, यानी कि जो पहले था, जो 2004 में सुनामी से जलमग्न हो गया था, तो ये था इंदिरा पॉइंट। क्वेश्चन 7, डैश को शहीदी दिवस मनाया जाता है? तो शहीदी दिवस जो है 23 मार्च को और 30 जनवरी को मनाया जाता है। क्वेश्चन 8, लोकतंत्र शब्द की उत्पत्ति किन शब्दों से हुई है? लोकतंत्र शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द डेमोक्रेटिया से हुई है। डेमोस का मतलब होता है जनता और क्रेटिया का अर्थ है शासन, इसलिए इसका जो अर्थ होता है जनता द्वारा शासन। क्वेश्चन 9, केसरी नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने। क्वेश्चन 10, ये आपके अभिकथन कारण आधारित प्रश्न दिए गए, जिनको हम बोलते हैं असर्शन रीजन क्वेश्चन। इसमें अभिकथन है कि हिमालय को युवा वलित पर्वत के रूप में जाना जाता है। पहली स्टेटमेंट ट्रू है। कारण है कि हिमालय का निर्माण भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच टकराव के कारण हुआ था, तो ये भी ट्रू है और ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो इसमें राइट आंसर है कि अभिकथन और कारण दोनों सत्य हैं और जो कारण है वो अभिकथन का सही स्पष्टीकरण है। क्वेश्चन 11, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। देखिए जो अभी अपना जो क्वेश्चन आया था, मैं एक बार ऊपर दिखा देता हूँ आपको, ये रहा हिमालय। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची चोटी, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देंगे। पर्वत चोटी कौन सी है सबसे ऊंची? क्वेश्चन 11, कुक्का आंदोलन क्या था? कुक्का आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? आंसर, कुक्का आंदोलन 19वीं शताब्दी के मध्य में पंजाब में सतगुरु राम सिंह यानी कि बाबा राम सिंह के नेतृत्व में शुरू हुआ था। एक महत्वपूर्ण सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक आंदोलन था। इसके अनुयायियों को नामधारी सिख कहा जाता था। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य सिख धर्म में सुधार लाना, सामाजिक कुरीतियों जैसे कि शराब, जुआ और अंधविश्वास को समाप्त करना और ब्रिटिश शासन के अत्याचारों का विरोध करना था। क्वेश्चन 12, आर्थिक गतिविधियों को संक्षेप में समझाइए। आंसर, आर्थिक गतिविधियां वे सभी क्रियाएं हैं जो लोग धन कमाने या जीविकोपार्जन के लिए करते हैं। इनमें वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन, उपभोग, खरीद, बिक्री और वितरण शामिल है। ये गतिविधियां न केवल व्यक्ति और परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करती है, बल्कि देश की आर्थिक प्रगति और विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान देती है। आर्थिक गतिविधियों को 3 मुख्य क्षेत्रों में बांटा जाता है। पहला है प्राथमिक क्षेत्र, जिसको बोलते हैं कृषि और खनन। नेक्स्ट है द्वितीय क्षेत्र, यानी कि उद्योग और विनिर्माण। नेक्स्ट है तृतीय क्षेत्र, सेवाएं, जैसे बैंकिंग, परिवहन और स्वास्थ्य। इस प्रकार आर्थिक गतिविधियां व्यक्ति की जरूरतों की पूर्ति के साथ साथ देश की आर्थिक स्थिरता और विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन 13, लोकतंत्र के कोई 2 अवगुण लिखिए। पहला है निर्णय लेने में धीमता, यानी कि स्लो। लोकतंत्र में सभी नागरिकों की राय और बहुमत को ध्यान में रखा जाता है। इसके कारण निर्णय लेने की प्रक्रिया लंबी और जटिल हो सकती है। कभी कभी इससे महत्वपूर्ण मुद्दों पर तुरंत कार्रवाई करना मुश्किल हो जाता है और देश की आवश्यक नीतियां समय पर लागू नहीं हो पाती। नेक्स्ट है भ्रष्टाचार और सत्ता का दुरुपयोग। लोकतंत्र में नेताओं और राजनीतिक दलों द्वारा सत्ता का कभी कभी व्यक्तिगत स्वार्थ और भ्रष्ट तरीकों से दुरुपयोग किया जा सकता है।
इससे जनता का विश्वास कम होता है, विकास प्रभावित होता है और शासन में अनियमितताएं बढ़ सकती हैं। क्वेश्चन 14, मौसमी और प्रच्छन्न बेरोजगारी में अंतर स्पष्ट कीजिए। पहले है मौसमी बेरोजगारी। मौसमी बेरोजगारी तब होती है जब वर्षा के कुछ महीनों के दौरान लोग रोजगार नहीं खोज पाते। भारत में कृषि कोई पूर्णकालीन रोजगार नहीं है, यह मौसमी है। इस प्रकार की बेरोजगारी कृषि में पाई जाती है। कुछ व्यस्त मौसम होते हैं जब बिजाई, कटाई, निराई और गहराई की जाती है। कुछ विशेष महीनों में कृषि पर आश्रित लोगों को अधिक काम नहीं मिल पाता। नेक्स्ट है प्रच्छन्न बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी में लोग नियोजित प्रतीत होते हैं जबकि वास्तव में वे उत्पादकता में कोई योगदान नहीं दे रहे होते। ऐसा प्राय किसी क्रिया से जुड़े परिवार के सदस्यों के साथ होता है। काम में 5 लोगों की आवश्यकता है किंतु उसमें 8 लोग लगे हुए हैं, जहाँ 3 लोग अतिरिक्त हैं। यदि इन 3 लोगों को हटा दिया जाए तो उत्पादकता कम नहीं होती। ये 3 लोग प्रच्छन्न बेरोजगारी में शामिल हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 15, प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवों के महत्व को स्पष्ट कीजिए। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव मानव जीवन, पर्यावरण और आर्थिक गतिविधियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। वन पर्यावरणीय दृष्टि से लाभकारी हैं क्योंकि ये ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को संतुलित करते हैं, वर्षा को आकर्षित करते हैं और मिट्टी के कटाव को रोकते हैं। वनों से लकड़ी, ईंधन, औषधियाँ, फल और फूल जैसे संसाधन प्राप्त होते हैं, जबकि कीट, पक्षी और अन्य जानवर परागण और बीज प्रसार में मदद करते हैं। वन्य जीव हमें दूध, मांस, ऊन, खाल और औषधि पदार्थ प्रदान करते हैं और पर्यटन, मनोरंजन तथा आर्थिक गतिविधियों में योगदान करते हैं। ये सभी जीव पारिस्थितिकी तंत्र में संतुलन बनाए रखने, जैव विविधता को संरक्षित करने और मानव जीव को सुचारू बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस प्रकार प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव मानव जीवन, पृथ्वी के स्वास्थ्य और आर्थिक विकास के लिए अनिवार्य हैं। क्वेश्चन 16, भारतीय निर्वाचन क्षेत्र की किन्हीं 3 बदलती विशेषताओं की व्याख्या करें। पहला है मताधिकार। भारत में सभी नागरिक जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं उन्हें मतदान का अधिकार प्राप्त है। यह अधिकार हर नागरिक को लोकतंत्र में सक्रिय भागीदारी का अवसर देता है और सुनिश्चित करता है कि सभी की आवाज़ को सुना जाए। सेकंड, गुप्त मतदान। मतदाता अपने मत का स्वतंत्र और गुप्त रूप से उपयोग कर सकते हैं, यानी कि प्रयोग कर सकते हैं। इससे यह सुनिश्चित होता है कि कोई दबाव या प्रभाव मतदाता के निर्णय को प्रभावित न कर सके और चुनाव जो है निष्पक्ष बने। नेक्स्ट है स्वतंत्र चुनाव। चुनाव स्वतंत्र रूप से कराए जाते हैं और कोई भी योग्य नागरिक चुनाव लड़ सकता है। इससे लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा और पारदर्शिता बनी रहती है और जनता को अपने प्रतिनिधि चुनने में वास्तविक अधिकार मिलता है। नेक्स्ट है प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली। भारत में लोकसभा और विधानसभाओं के लिए प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई है, जिसमें जनता सीधे अपने प्रतिनिधियों का चयन करती है। यह प्रणाली लोकतंत्र की मजबूती और जनता की भागीदारी को सुनिश्चित करती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 17। ये आपका केस स्टडी क्वेश्चन दिया गया है जिसको हम सोर्स बेस्ड बोल सकते हैं। ठीक है, इसको आप याद रखना, सोर्स बेस्ड। एक तरीके से ये 2 सोर्स बेस्ड भी लिखा होता है। इसमें यहाँ पे आपको दिया गया है ये जो पैराग्राफ है इसको आपको पढ़ना है और इस रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके आंसर आपको देने हैं। तो देखिए पहले पढ़ लेते हैं इसको। चुने गए प्रतिनिधियों की जो सभा संविधानात्मक विशाल दस्तावेजों को लिखने का काम करते हैं उसे संविधान कहते हैं। भारतीय संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई 1946 में हुए थे। संविधान सभा की पहली बैठक दिसंबर 1946 में हुई थी। इसके तुरंत बाद देश 2 हिस्सों भारत और पाकिस्तान में विभाजित हो गया। संविधान सभा भी 2 हिस्सों में बट गई, भारत की संविधान सभा और पाकिस्तान की संविधान सभा। भारतीय संविधान लिखने वाली संविधान सभा में 299 सदस्य थे। संविधान सभा ने 26 जनवरी 1949 को अपना काम पूरा कर लिया। संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इस दिन को चिन्हित करने के लिए हम हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। अब इसमें पहला क्वेश्चन है कि संविधान सभा किसे कहते हैं। आंसर, संविधान सभा चुने गए प्रतिनिधियों की वह सभा होती है जो संविधान बनाने में काम करती है। सेकेंड है संविधान सभा में कितने सदस्य थे, 299। थर्ड है भारत का संविधान कब तैयार हुआ था। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ था। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे संविधान के जो जनक है किसे कहा जाता है।
संविधान की रचना किसने की है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो योगदान है वो किसका है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। क्वेश्चन 18, ये भी आपका सोर्स बेस्ड यानी कि स्टडी क्वेश्चन है। एक काल्पनिक गांव पालमपुर की कहानी हमें किसी भी गांव में विभिन्न प्रकार की उत्पादन संबंधी गतिविधियों के बारे में बताएगी। भारत के गांवों में खेती उत्पादन प्रमुख गतिविधि है। अन्य उत्पादन गतिविधियों में जिन्हें गैर कृषि गतिविधियों कहा जाता है, लघु निर्माण, परिवहन, दुकानदारी आदि शामिल है। उत्पादन भूमि, श्रम, भौतिक पूंजी, मानवीय पूंजी को संयोजित करके संगठित किया जाता है, जिन्हें उत्पादन के कारकों के रूप में जाना जाता है। अब इससे रिलेटेड पहला क्वेश्चन है, भारत के गांव में मुख्य उत्पादन गतिविधि क्या है, खेती यानी कि कृषि। पालमपुर की कहानी डैश गांव की कहानी है, काल्पनिक गांव की कहानी है। उत्पादन के कारक कौन कौन से होते हैं, भूमि, श्रम, भौतिक पूंजी और मानवीय पूंजी। क्वेश्चन 19, उदारवादी नेता कौन थे, उनकी मुख्य मांगे क्या थी। आंसर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रारंभिक नेता अपनी नीतियों और दृष्टिकोण के कारण उदारवादी नेता के रूप में जाने गए। ये नेता ब्रिटिश शासन के प्रति सहयोगी थे और उनका उद्देश्य था कि भारतीयों को धीरे धीरे ब्रिटिश शासन के अधीन स्वशासन प्राप्त हो। उदारवादी नेता संशोधनवादी और संवैधानिक उपायों पर विश्वास रखते थे और किसी भी प्रकार की हिंसा का समर्थन नहीं करते थे। उनके दृष्टिकोण के अनुसार प्रशासन और समाज में धीरे धीरे सुधार लाकर ही लोकतांत्रिक संस्थाएं और अधिकार स्थापित किए जा सकते हैं। प्रमुख उदारवादी नेताओं में सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले और रोमेश चंद्र दत्त शामिल थे। उनकी मुख्य मांगे क्या क्या थी। पहली है व्यक्ति शासन के अधिक लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्थापना। सेकंड, प्रशासनिक सेवाओं में भारतीयों की अधिक से अधिक नियुक्ति। थर्ड, भू राजस्व और सेना के व्यय में कटौती। फोर्थ, सामान्य और तकनीकी शिक्षा का विस्तार। पांचवा, नागरिक अधिकारों की सुरक्षा और न्यायपालिका में सुधार। क्वेश्चन 20, यहाँ पे दिए गए मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाना है। जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था, अमृतसर पंजाब। अब आपको कमेंट्स ये ब्रैकेट में जो आपको दिख रही है नहीं मिलेगा, ये आपको खुद पता होना चाहिए कहाँ पर है। सेकंड है वह स्थान जहाँ से भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था, मुंबई से। पाक जल डमरू मध्य, ये तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य भाग है। अनाईमुडी ये केरल में। चिल्का झील ये आपकी उड़ीसा में है। नीचे इनको जो है सभी को शो करना है, ये आप देख सकते हैं नीचे। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे जो K2 शिखर है ये कहाँ पर है, इसकी जो लोकेशन है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अमृतसर, नीचे चिल्का झील, मुंबई, अनाईमुडी और पाक जल डमरू, ये जो आपको दिख रहा है श्रीलंका और भारत को जोड़ रही है, इसको बोलते हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। सबसे बड़ा राज्य किसके अकॉर्डिंग, एरिया यानी कि क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दें। और भी वीडियो देखनी है तो मैं यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। PDF डाउनलोड करनी है तो इस कोने में वेबसाइट दी हुई है, इस वेबसाइट से आप डाउनलोड इसको कर सकते हैं। यदि आप मेरे से कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो सोशल मीडिया के लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।